बैठिए दीपक। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम दीपक चौधरी है और मैं भरतपुर राजस्थान से रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी फार्मर हैं और माताजी गृहिणी हैं। और मैंने टेंथ छोड़िए 10th 12th को, आगे बात कीजिए। और मेरी जो हॉबीज़ है सर वो मेरे को सिंगिंग करना पसंद है और कुकिंग करना पसंद सिंगिंग और कुकिंग आपको पसंद है? है। अच्छा ठीक है। कौन सा फेवरेट गाना है आपका? सर एक्चुअली मैं लता जी के और वो कुमार सानू के वो पुराने गाने मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते कोई 2 लाइन सुनाना चाहोगे किसी? हैं। हाँ बिल्कुल सुना। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन SVNIT से की है ना? यस सर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यस 17 में आपने ग्रेजुएशन कर ली थी? यस सर। अच्छा ठीक है। तो SVNIT सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है। सूरत में कुछ गुजरात में बना है क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुछ? हाँ सर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है रिसेंटली 2 साल पहले, अच्छा जिसका इनाग्रेशन 31 अक्टूबर 2018 को हुआ था। अच्छा वो वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है। अच्छा। 182 मीटर हाइट है उसकी। हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है सरदार वल्लभ भाई? सर हिस्ट्री में एक तो भारत के वो लौह पुरुष माने जाते हैं, हम्म। जिन्होंने भारत का जो एकीकरण हुआ था उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। और भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी वही हैं। लौह पुरुष हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी भारत को संगठित करने के लिए, संगठित रखने के लिए बहुत कुछ किया सर। चलिए कुछ स्ट्रेंथ बताइए अपने दीपक। सर मेरी स्ट्रेंथ है, एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड में रखता हूँ सर। किसी भी चीज़ को मैं ठान लेता हूँ तो जब तक मेरा बेस्ट नहीं दे देता हूँ मैं तब तक उससे पीछे हटता नहीं हूँ। मतलब या तो मैं स्टार्ट ही नहीं करता हूँ कोई भी चीज़, स्टार्ट करता हूँ तो फिर मैं एट द टिल द एंड जाने की कोशिश करता हूँ। 17 के बाद आपने कहीं जॉब की है? सर जॉब तो नहीं की, मैं ट्राई कर रहा था जॉब करने की। तो यार इट्स बीन मोर देन 3 years। और सर NIT SVNIT सूरत तो इज अ गुड इंस्टीट्यूट एंड वहाँ पे तो प्लेसमेंट्स आती है सिविल की, सर तो आप मेरा बैठे नहीं? एक्चुअली मेरा प्लेसमेंट हुआ था, टीचिंग में प्लेसमेंट हुआ था मेरा। टीचिंग में होगा वो भी वहाँ के जो है तो जो कॉलेज हैं उनमें हुआ होगा, या फिर कोई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके अंदर होगा? कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुआ था सर मैथमेटिक्स के लिए। हम्म। और इतनी उस साल इतनी कंपनीज नहीं आई थी हमारे वहाँ कॉलेज में, तो मेरे को तो आपने फिर उसके बाद कोई ऐसा एग्जाम, आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की, कोई एग्जाम नहीं निकला? मैंने सर प्रिपरेशन में करता रहा था। उस दौरान मैंने गेट निकाला, 3 बार क्वालिफाई किया लगातार गेट, 17 18 19 में। तो बट गेट में क्या, PSU सर अच्छी रैंक पे मिलती है जो टॉप 100 टॉप 50 में, तो मेरी उतनी रैंक आ नहीं पाई थी। चलिए मुझे कोई एक ऐसी चीज बताइए जो आप अपने बारे में चेंज करना चाहेंगे। सर मैं थोड़ा इमोशनल टाइप का इंसान ज़्यादा हूँ, मतलब ज़्यादा इमोशनल हूँ मैं। किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा एकदम अटैचमेंट में आ जाता हूँ गाने जल्दी। से लग रहा था मुझे। कुछ ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अच्छा सर। ऐसा कुछ नहीं है? पक्का? पक्का ऐसा कुछ नहीं अच्छा है, चलिए ठीक है। नॉट कोई पर्सन की बात नहीं है। मैं किसी भी चीज़ से जल्दी कनेक्ट हो जाता हूँ इमोशनली, तो अच्छा उसको फिर छोड़ना और उससे अलग हटना मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए मैं इसको चेंज करने की ट्राई भी कर रहा हूँ। बट देखो। एक पुथंडू वजथुक्कल ऐसा कुछ करके एक फेस्टिवल होता है, जानते हैं? सॉरी सर, मेरे को कब होता है? इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं। गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा तो आज ही है आई थिंक। जो मैंने पीछे पूछा वो भी आज ही है क्या बेसिकली सर है? एक्चुअली उसके बारे में मैंने नहीं सुना, सॉरी। अच्छा ठीक है। चलिए सर। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं आपने टेक्निकल में अच्छे से फिलहाल? टेक्निकल में सर मैंने फिलहाल सॉयल मैकेनिक्स पढ़ रखी है और RCC पढ़ा है और एनवायरनमेंट पढ़ा है। ओके, पहले आप ये बताओ मैथ के लिए कौन सी कोचिंग में सिलेक्शन हुआ था आपका? सर मेरा सूरत की एक लोकल कोचिंग थी, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो IIT स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग कराती थी। फिर ज्वाइन क्यों नहीं करा आपने? बट सर मेरे को एक्चुअली का कोर में जाना था, मतलब मैंने सिविल में थोड़ा इंटरेस्ट था इसलिए। फिर आप इंटरव्यू में क्यों बैठे थे? इंटरव्यू नहीं हुआ था एक्चुअली, उन्होंने सिर्फ टेस्ट लिया था और टेस्ट के बाद फिर मेरा टेस्ट में जस्ट हो गया तो उन्होंने डेमो दिला दिया मेरे से, तो
मैं डेमो भी दे दिया उनको, सही लगा तो उन्होंने फिर मेरे को ऑफर लेटर दिया था। बट मैंने वो ज्वाइन इसीलिए नहीं किया कि मैं ज्वाइन कर लूँ और उसके बाद फिर छोड़ दूँ, किसी एक बंदे की सीट जाए फालतू में, तो मैंने ज्वाइन ही नहीं किया वो। ओके, अब मुझको ये बताओ, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन और ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन में क्या डिफरेंस है? सर अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन में क्या होता है कि जो टेंशन एनफोर्समेंट है वो लिमिटिंग लिमिटिंग रेनफोर्समेंट से कम होता है, मतलब तो उसमें क्या होता है, चांसेस होते हैं जो हमारी स्ट्रक्चर है वो फेल होने से पहले हमें एक वार्निंग देती है, वो एकदम से ड्रास्टिकली फेल नहीं होती है। और ओवर रेनफोर्समेंट में क्या होता है कि हमारा जो रेनफोर्समेंट है वो लिमिटिंग रेनफोर्समेंट से हम ज़्यादा प्रोवाइड करवा देते हैं सेक्शन में, तो जो हमारी स्ट्रक्चर है वो विदाउट वार्निंग फेल होने के चांस रहते हैं और उसमें ब्रिटल फेलियर के चांस रहते हैं, मतलब। ओके ओके, नेक्स्ट। अब फिर ये बताओ, बैलेंस सेक्शन में कौन सा फेलियर होगा? सर बैलेंस सेक्शन में एक्चुअली जो अपना जो कंक्रीट है और वो रेनफोर्समेंट है, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ अपनी यील्ड स्ट्रेस पे, मतलब अल्टीमेट सिचुएशन पे पहुंचते हैं दोनों, तो उसमें एक साथ फेलियर होता है वो। कौन सा फेलियर डिफाइन करोगे, ब्रिटल फेलियर या डक्टाइल? सर उसमें तो फिक्स तो एक तो किसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो बैलेंस सेक्शन है, उसमें दोनों एक ही साथ एक ही अल्टीमेट उस पर पहुंचते हैं दोनों। ओके, डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा फेलियर उसको होगा? आप एक फिक्स पर्टिकुलर एब्सोल्यूट फेलियर डिफाइन नहीं कर सकते कि ये डक्टाइल है या फिर ब्रिटल फेलियर है। ओके, अच्छा, हमने एक स्ट्रक्चर डिजाइन करा जिसमें सभी के सभी क्यूब्स जो यूज करे गए थे वो M30 ग्रेड के थे। अकॉर्डिंग टू IS कोड आप ओवरऑल बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कितना बताओगे? ओवरऑल सर केवल एक ग्रेड के हिसाब से, मतलब एक कंक्रीट की ग्रेड M30 अगर यूज करिए उससे तो ओवरऑल स्ट्रेंथ तो निकालना मुश्किल ही है, क्योंकि ओवरऑल बिल्डिंग की स्ट्रेंथ पे रेनफोर्समेंट की स्ट्रेंथ भी डिपेंड करेगी, रेनफोर्समेंट की क्या ग्रेडिंग है उसमें। और अकॉर्डिंग टू क्यूब सिर्फ? अकॉर्डिंग टू क्यूब, हाँ, क्या सर स्ट्रेंथ होगी? उसमें मैं एक तो सर रप्चर स्ट्रेंथ बता दूंगा 0.7 रूट एफसी के इसकी वैल्यू से काउंट। ओवरऑल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ? ओवरऑल सर मैं नहीं कर सकता सर। ओके, अकॉर्डिंग टू IS कोड एनालिसिस में जो हम मेथड यूज करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड, क्या क्या जम्पशंस कंसीडर करते हैं, बता सकते हो? सर एक्चुअली वर्किंग स्ट्रेस जो मेथड है वो पुराना एनसीएन टाइप का मेथड है, और जो लिमिट स्टेट है आजकल के टाइम पर लिमिट स्टेट यूज करते हैं। और वर्किंग स्ट्रेस में हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं वो कंक्रीट के लिए 3 लेते हैं और स्टील के लिए 1.5 लेते हैं। और क्या रीजन है कंक्रीट के लिए ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करने का? क्योंकि सर जो कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज है वो उन पे हमें क्वालिटी कंट्रोल इतना नहीं होता है कंक्रीट की प्रॉपर्टीज पे जितना कि रेनफोर्समेंट की उस पर होता है, क्योंकि कंक्रीट में केवल एक इंग्रेडिएंट नहीं होता, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं तो उनकी सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल इतना नहीं हो पाता है जितना हम केवल रेनफोर्समेंट पे कर लेते हैं, तो इसलिए उसके लिए फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम ज्यादा लेते हैं कंक्रीट के। ओके, व्हाट इज प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस? प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस सर होता है कि हम बिल्डिंग में कोई भी जो हमारा स्ट्रेस लग रहा है वो जो नॉर्मल कंडीशन का स्ट्रेस होता है उससे वो स्ट्रेस ज़्यादा होता है, उसको ओवर कंसोलिडेटेड स्ट्रेस भी हो सकता है। मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में जो मैक्सिमम कभी लगा हुआ था बिल्डिंग पर उस स्ट्रेस से कम स्ट्रेस पे है। अच्छा, जियोटेक में मोर सर्कल का क्या यूज है? सर मोर सर्कल का यूज हम एक तो बिल्ड उसके शेयर स्ट्रेंथ वगैरह के लिए कैलकुलेट करने के लिए फाइंड करते हैं मोर सर्कल को, और एक जो सी और फाई जो पैरामीटर्स होते हैं इनको भी कैलकुलेट करने के लिए हम मोर सर्कल का यूज करते हैं। अच्छा, कौन सी सॉइल का परमेबिलिटी ज्यादा होता है? परमेबिलिटी सर जो ड्रेनिंग सॉइल होती है, मतलब जैसे कि सैंड हुआ, आई कैन से कि ये कोर्स ग्रेन्ड जो सॉइल होती है इनकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्या रीजन है इसका? रीज़न क्योंकि इनका जो ग्रेन साइज होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसमें स्पेस ज़्यादा होता है एक 2 ग्रेन्स के बीच में, तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं, मतलब वाटर का या कोई भी लिक्विड है उसका फ्लो होने का, फास्ट फ्लो होने का चांस ज़्यादा रहता है। सीपेज वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, किस में ज्यादा होगा, कोर्स ग्रेन सॉइल या फाइन ग्रेन सॉइल? सीपेज भी इसी में होगा सर, कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन। कोई रिलेशन है सीपेज वेलोसिटी और परमेबिलिटी में? परमेबिलिटी और सीपेज वेलोसिटी में सर रिलेशन होता है सर, वो एक्चुअली सीपेज वेलोसिटी
इनका कोई कनेक्ट एक फॉर्मूला कनेक्शन है जिसमें कि जो परमेबिलिटी का फॉर्मूला है के वाला फॉर्मूला, उसमें वॉइड रेशियो हम काउंट करते हैं, तो वॉइड रेशियो से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं सी पेज को, कि अगर वॉइड रेशियो कम होता है, वॉइड रेशियो कम अच्छा मान लो इसमें वाटर है और इसमें मैंने कुछ सॉइल मिक्स कर दिया है वाटर पे, ठीक है, फुली सैचुरेटेड कंडीशन में है। और अगर इसमें मैं वाटर ऐड कर दूं तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन पर क्या इफेक्ट आएगा? सॉरी दोबारा एक बार रिपीट करो। इसमें कुछ सॉइल मिक्स कर दिया है मैंने, ये फुली सैचुरेटेड कंडीशन में है। उसके बाद इसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन कुछ रहा होगा उस सिचुएशन में, उसके बाद मैंने इसमें और वाटर ऐड कर दिया, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन पर क्या इफेक्ट आएगा? सर डिग्री ऑफ सैचुरेशन और इंक्रीज हो जाएगा इसका, क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू वो 100% से भी ज़्यादा हो सकती है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंक्रीज हो सकता है 100% से भी ज़्यादा, क्योंकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सॉलिड्स मतलब। जो आप आंसर बता रहे हो ना, इसको एक बार सोचना जाकर। Yes, sir. दीपक, कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में क्या डिफरेंस है? सर कंसोलिडेशन एक्चुअली टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, और कॉम्पैक्शन होता है इंस्टेंट, मतलब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के, एक्सटर्नल कोई भी मैकेनिकल लोड लगा के सॉइल को हम कॉम्पैक्ट कर देते हैं, मतलब उसका जो वॉल्यूम है, उसकी वॉइड्स है, उनको कम कर देते हैं, तो ये होता है कॉम्पैक्शन। और जब जो भी स्ट्रक्चर है हमारी ऑटोमेटिक टाइम के साथ सेटल होती है, तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन में जो वॉइड से एयर बाहर निकलती है, और जो कंसोलिडेशन होता है उसमें एक्सपल्सन ऑफ वाटर होता है, ये सब डिफरेंस होता है। आईआरसी का नाम सुना आपने? IRC, हाँ सर, क्या? इंडियन। इंडियन रोड कांग्रेस कब एस्टेब्लिश हुई थी ये संस्था? ये सर 6 ईयर में सर। अच्छा, इसके कुछ कोड निकाले हुए हैं आईआरसी ने, जिनसे कि सारे रोड है, बिल्डिंग है, आरसीसी डिजाइन वगैरह, ये इसके कोडल प्रोविजन से ही सारा काम होता है। तो रोड में ये फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के लिए कौन से आईआरसी कोड यूज में आते हैं? सर सॉरी, मैंने अभी हाईवे पढ़ा नहीं है, एक्चुअल बात है, मैंने सर ने पूछा, मैंने बताया कि मैंने 3 सब्जेक्ट अभी तक तैयार किए, तो अच्छा। हाईवे मैंने अभी डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, चलिए तो थोड़ा सा एक करंट अफेयर्स की बात कर लेता हूँ। अभी आप नदवई से हैं, नदवई से कौन है एमएलए? नदवी से सर श्री जोगेंद्र सिंह अवाना। अवाना, ये किस पार्टी से है? ये जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो बीएसपी से थे, बहुजन समाज पार्टी से, बट अभी ये जो भी बीएसपी के सारे कैंडिडेट्स हैं वो कांग्रेस में विलय हो गए, तो अभी कांग्रेस में माना जाता है। अच्छा, अभी राजस्थान में कुछ उपचुनाव हो रहे हैं, कितनी जगह हो रहे हैं? सर 3 जगह होने वाले हैं सर, 19 अप्रैल को। कहाँ कहाँ? एक तो है सर सहाड़ा है, और एक सुजानगढ़ है, सुजानगढ़ में, और एक और है सर उसका तो 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल डेट आप दोबारा जाके देखना, शायद 19 नहीं है और कुछ है आगे पीछे। सर आई थिंक 19 अप्रैल को। श्योर? कब रिजल्ट आएंगे इनके? रिजल्ट आई थिंक इसके सर 2 मई को आएंगे साथ में। अच्छा, ये भारत में भी कुछ राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं? उपचुनाव क्या, रेगुलर चुनाव हो रहे हैं? तो ये ममता जी कहाँ से चुनाव लड़ेगी? सर ये ममता जी वेस्ट बंगाल की सीएम है, और वो नंदीग्राम से अभी लड़ रही है। इनके अगेंस्ट में कौन है? उनके अगेंस्ट में है उन्हीं की जो पहले उन्हीं की पार्टी में थे शुभेंदु अधिकारी जी, उनसे छोड़ के आ गए, और जो सिटिंग एमएलए भी हैं उसी सीट के नंदीग्राम के, तो वो उनके भी अगेंस्ट में। अच्छा, वेरी गुड। राज्यसभा की राजस्थान से कितनी सीटें हैं? सर राज्यसभा की 10 सीटें होती हैं राजस्थान। अच्छा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राजस्थान सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं। पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर कौन है राजस्थान में अभी एट प्रेजेंट? जी सर पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है हमारा, हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं गहलोत साहब, उनके अंडर में आ रहा है अभी तो। अच्छा। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? अभी तो सर मेरे को पहला नाम तो नहीं पता, बोबड़े सर हैं वो, उनका सरनेम बोबड़े सर है। अच्छा। और वो अभी आगे जस्ट वो रिटायर होने वाले हैं थोड़े दिन में, तो वो सीवी रमन्ना नाम के सर हैं, वो होने वाले हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत सरकार के? वो सुनील अरोड़ा सर। श्योर? श्योर। कल रिटायर हो गए वो।
वो रिटायर होने वाले हैं, मतलब नहीं हो गए, कल हाँ, कल हो गए, आज कोई हाँ। दूसरा शपथ लिया। आज ही कल ही उनको नियुक्त किया गया। चलिए, किसानों के बारे में प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान निधि योजना है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? सर ये इस योजना के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर किसान के फैमिली को 6,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी, जो कि 3 किस्तों में ट्रांसफर होगा, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों के हिसाब से पर 4 मंथ्स के इंटरवल में। अच्छा, अभी हाल ही में कल शाम को ही राजस्थान सरकार ने राज्य वित्त आयोग बनाया है। राज्य वित्त आयोग तो पहले से ही था, उसके चेयरमैन और 2 सदस्य बनाए। आपके क्षेत्र से ही है चेयरमैन, तो चेयरमैन सर तो मैंने एक्चुअली हाँ न्यूज़ में पढ़ा तो था, बट अभी उनका नाम बता पाएंगे या दोनों सदस्यों का नाम बता पाएंगे? सदस्यों का तो सर मैंने नहीं पढ़ा, चेयरमैन सर का मैंने पढ़ा था नाम। उनका नाम वो भरतपुर धौलपुर से ही हैं, पूर्व में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। सर इसके बारे में चलिए, कैबिनेट का दर्जा दिया है उनको। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। अभी राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग है ना, उसके अध्यक्ष कौन है अभी? सर सॉरी उसका भी नहीं पढ़ा। चलिए दीपक, योर इंटरव्यू इज ओवर। देखिए, आपका करंट अफेयर्स तो काफी ठीक है, 70% आपने ठीक जवाब दिए, लेकिन अभी और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। सर, इस मैं स्पीड को try- आप बरकरार रखें, Right. है ना। कंटिन्यूएशन में आप पेपर पढ़ें, कोई भी भास्कर है, पत्रिका है, और शाम को एक सेंट्रल वाली न्यूज, एक स्टेट वाली न्यूज, इसको रेगुलर रखें 1-1.5 महीने। दूसरा, मैंने आईआरसी कोडल प्रोविजंस पूछे आपसे, तो वो बहुत अत्यावश्यक है। जब आपका इंजीनियरिंग फील्ड में रोड का तो पीडब्ल्यूडी का 80% काम होता है ना। बाकी टेक्निकल सर देखो, कोई देंगे। जरूरी नहीं आपसे उन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएं जो आपको आते हैं। हाँ और देखिए, आपका ड्रेसिंग एक्चुअली अभी ड्रेसिंग सेंस है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये स्टाइल जो है ना, एक तो ये बिल्कुल इस तरह नहीं पूरा, प्लस टी शर्ट भी नहीं, थोड़ी नहीं टी शर्ट तो मैं वहाँ तो नहीं पहन नहीं, प्लस ये मेन, क्योंकि जैसे बिल्कुल तुम लग रहे हो चौधरी भरतपुर के, है ना, बट वो इंटरव्यू में देखिए, this will be आप purely मौका negative। देने जा रहे हैं ना, तो आपके मतलब साइकोलॉजी ये होनी चाहिए कि आप एक रियल इंटरव्यू बैठने जा रहे हैं, तभी तो हम आपको रियलिटी में जज कर पाएंगे। ऐसा अपन को नहीं यहाँ पे सोचना। कुछ एक्चुअल यूनिफॉर्म पहनकर आना था, उसमें भी हो सकता है हम आपको कुछ नया बताते। बिल्कुल। समझ रहे हो कि नहीं? बट अभी सर जो कुछ मतलब मैं भी ये माइक बंद कर दूं? नहीं, चलने दो, अभी चलने दो। देखिए, सेकंड इंटरव्यू में फिर जज करेंगे। माइक बंद करने से पहले आप मेरी एक बात सुनो, ताकि रिकॉर्डिंग में रहे और आप बाद में उसमें सुधार कर सको। टेक्निकल आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एवरेज है, लेकिन आपने जो गलती करी वो क्या था, आपने आप देखना बाद में जाकर 2-3 क्वेश्चन का आंसर गलत बताया। एक तो आप इस क्वेश्चन को चेक करना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आप बोल रहे थे कि 100% से ज्यादा हो जाएगा, चेक करना इस क्वेश्चन को। ओके, एक वो क्वेश्चन था जिसमें आप बोल रहे थे ना बैलेंस सेक्शन है और डिफाइन ही नहीं कर सकते किस में फेलियर होगा। भाई, एक ब्रिटल फेलियर है, एक डक्टाइल फेलियर है। ब्रिटल फेलियर सडनली हो जाएगा, डक्टाइल फेलियर को होने में टाइम लगेगा। बैलेंस सेक्शन का फेलियर भी ब्रिटल फेलियर होता है। आप जाकर इस चीज को एक बार क्रॉस चेक करना, ठीक है। इन 2 क्वेश्चन के आंसर आप गलत बताने के साथ साथ एक और प्रॉब्लम आपके अंदर थी, आपने 2 ऐसे क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश की जिनका आपको आइडिया ही नहीं था। बेटर होता कि आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करते। कोई जरूरी नहीं हमको सब कुछ आता हो, बट हम गलत चीजों को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये नेचर रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा। जो चीज नहीं आती है उसको क्लियरली आप बोल सकते हो कि सर आइडिया नहीं है। आप ये नहीं है कि आप कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वही इम्प्रूव करने के लिए सर भी ट्राई कर रहे हैं कि क्या क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन सी। आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। कॉन्फिडेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर। सर जो मुझको introduction- लग रहा है कि साइन लैंग्वेज भी थोड़ा ज्यादा यूज कर रहे हैं, हाँ, जैसे अभी भी ये कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल, मैं लिख आप दिए मेंशन सारे कर पॉइंट्स, ये देख लेंगे इसके अंदर। देखो, क्या मतलब सर? हाँ मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, सुनिए एक बार। एक तो आपका ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर नहीं है, बता दिया। आई कांटेक्ट आपके ठीक थे, ठीक है, एड्रेस कर रहे थे आप, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट की मुझे गुंजाइश लगती है कि आपको अच्छा बनाना चाहिए इंट्रोडक्शन पार्ट को, ठीक है। कि आपके अंदर मुझे जो ये आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या सीखा है, क्या क्या क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप की हैं, और ड्यूरिंग दिस गैप 18-19 इसमें भी आपने अपने क्या डेवलपमेंट की है, क्या अपने आप को अपग्रेड किया है, ठीक है। और अगर वो कुछ ऐसा उसमें बोल दें कि जो ये आपकी जो पोस्ट है ना,
इनकी जो वर्क प्रोफाइल आपको पता होगी कौन क्या काम करता है ना, और इनकी क्वालिटीज क्या, मतलब कौन बंदा सटीक बैठता है इनके ऊपर। अगर एक दो क्वालिटीज बीच में वो बोल देंगे और उनको जस्टिफाई कर दिया आपने, तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, एक मुझे लगा कि आपकी जो लैंग्वेज है ना वो रफ टफ है, अच्छा। थोड़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज कीजिए, है ना। काइंड ऑफ ऐसे बात मत कीजिए कि आप जस्ट मतलब दोस्तों के साथ बात करते हैं ना अपन, है ना, उस तरीके से बिल्कुल कैजुअल, है ना, कैजुअल बात नहीं करनी है, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज आपको यूज करनी है। और दूसरा ये है कि साइन लैंग्वेज यूज ना करें बिल्कुल भी। अगर पूछना है तो हाँ सर, सॉरी सर, या पार्डन मी करके हाँ, ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। को अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप बोल रहे थे नहीं सर, नहीं ऐसे नहीं करना, इस तरीके से नहीं करना, सॉरी सर, ठीक है, आदत है बिल्कुल भी आपकी। मत करना साइन लैंग्वेज। अगले हो सकता है कि पैनल वाला ऐसा हो कि साइन लैंग्वेज मतलब मैं समझ नहीं पाया। साइन लैंग्वेज मतलब कि अगर आपसे पूछ रहा है कि अच्छा मतलब समझ गए क्या कह रहा हूँ, जैसे सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा था एक, तो आपने बोला था है ऐसा ना? ऐसा ओके। आप पूछ सकते हैं सॉरी सर मैं सुन नहीं पाया, तो ऑटोमेटिक वो रिपीट करेगा। मतलब बॉडी लैंग्वेज से मतलब अपने को नहीं बिल्कुल मुंह से बोलना है आपको, है हूँ, इस टाइप की चीजें नहीं करनी आपकी बिल्कुल। गर्दन बहुत ज्यादा चलती है अभी भी, फिर वहां तो आदत आपको बनाओ क्या इसको 7 तो। फीट दूर बैठा है, शीशा लगा हुआ होगा तो वो देख भी नहीं पाएगा, आपको बोलना ही नहीं जो कुछ। तो बिल्कुल एकदम ऐसे रफ टफ नहीं है, मतलब पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे की तरह आप दिखने चाहिए, थोड़ी गंभीरता देखनी चाहिए। ठीक है। और बाकी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स सर ने बता ही दिया, बट ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें इंप्रूवमेंट की हमेशा ही गुंजाइश होती है। और जैसे मैंने आज वाला पूछा कि आज ये आपको पता है नव वर्ष है, आज न्यू ईयर है ना, और अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आज का ही दिन था और आज से ही मैंने पूछा। तो खासकर ये बात रखना कि जिस दिन इंटरव्यू देने जाओ एटलीस्ट वो तो अखबार पढ़ के ही जाना, समझ रहे हो, और वो देख लेना कोई स्पेशल डे तो नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर। ठीक है, ठीक है सर, चलिए ओके। थैंक यू सो मच। बाकी सारे पॉइंट है वो कर दिए मेंशन इसके अंदर, आप देख लेना, ठीक। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.